मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 को ध्यान में रखते हुए साइंस का टॉप क्लास आपको दिया जा रहा है। इसके पहले हम संपूर्ण भौतिक विज्ञान और संपूर्ण रसायन विज्ञान का वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे संपूर्ण जीव विज्ञान। यदि इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लिए तो मेरी गारंटी है एग्ज़ाम में बायोलॉजी का एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे गलत नहीं होगा। देखिए कौन कौन से चैप्टर हैं क्लास 10 के बायोलॉजी में। फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम। इसके अंतर्गत आपको 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं, जिसका नाम है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। इन चारों टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके जैव प्रक्रम चैप्टर समाप्त होंगे। इनसे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूछेंगे अभी हम आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। उसके बाद तीसरा चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इसके बाद लास्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण। दोस्तों ये कुल 5 चैप्टर हैं। इन सभी से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। चलिए अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो दोस्तों पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में जो पहला पार्ट है आपका कौन सा पार्ट है, अभी हम आपको बताए थे। जैव प्रक्रम में आपके कुल 4 टॉपिक हैं, जिसमें आपका पहला है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। तो दोस्तों पोषण से बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। चलिए देखते हैं पोषण के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है टाइलिन। टाइलिन परिवर्तित करता है। दोस्तों टाइलिन परिवर्तित करता है मंड को शर्करा में। मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है, याद रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे पाचक रस स्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मोनोसिस्टिस। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है। तो दोस्तों ये है आपका पेप्सिन एंजाइम, जो अम्लीय माध्यम तैयार करता है। और आपका एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो अम्लीय माध्यम तैयार करता है। नेक्स्ट प्रश्न है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों लार में एमाइलेज और टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मनुष्यों में अनुपस्थित रहता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा एंजाइम है जो मनुष्य में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों ये है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज मनुष्य में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है वसा का पाचन किसके द्वारा होता है। दोस्तों वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। दोस्तों मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ हो जाती है और ये छोटी आंत तक जारी रहता है पाचन की क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है। दोस्तों प्रोटीन का पाचन शुरू होता है आमाशय में। नेक्स्ट प्रश्न है किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध का थक्का सा जम जाता है। दोस्तों ये होता है रेनिन। ये आपका रेनिन होता है दूध में। नेक्स्ट प्रश्न है यकृत से कौन सा रस निकलता है। दोस्तों यकृत से पित्त रस निकलता है और ये पित्ताशय में जमा हो जाता है। दोस्तों इसका आंसर होगा पित्त रस यकृत से निकलता है और पित्ताशय में जमा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों उन्हें मृतजीवी कहते हैं। मृतजीवी कहते हैं। और जो हमारा कवक होता है, कवक में जो पोषण होता है वो मृतजीवी पोषण ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक होता है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O एवं CO2 अर्थात जल और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक होता है स्वपोषी भोजन के लिए। दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें स्वपोषी भोजन होते हैं। पेड़ पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा
बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हरित लवक। और ये हरित लवक कहाँ पर पाया जाता है? दोस्तों ये पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? दोस्तों वायुमंडल में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 0.03%। ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है। वही बात करें ऑक्सीजन का, तो दोस्तों ऑक्सीजन जो है आपके वायुमंडल में 21% पाया जाता है। और कल के वीडियो में, केमिस्ट्री वाले वीडियो में हम बताए थे कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो दोस्तों नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम डिस्कस नहीं करते हैं प्रश्नों के साथ, यदि डिस्कस करेंगे तो बहुत सारा प्रश्न आपको हम बता पाएंगे, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम निर्भर करते हैं सिर्फ प्रश्न पर, जो प्रश्न है उसके आंसर पर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है? तो दोस्तों क्या नहीं होता है? ऑप्शन बी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन अंतर्ग्रहण करता है? दोस्तों अमीबा भोजन बनाता है कुटपाथ के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है? तो दोस्तों ये होता है निगल द्वार। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रहणी भाग है। दोस्तों ग्रहणी जो भाग है वो छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ठीक है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ये छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है? हरे पौधों में जो पोषण की विधि होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। खुद से अपना भोजन तैयार करता है, प्रकाश संश्लेषण जिसे कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अमीबा। अमीबा क्या है? दोस्तों अमीबा है प्राणी संभोजी है अमीबा। और कवक क्या है? मृतजीवी, पोषण पर निर्भर करता है। और पेड़ पौधा स्वपोषी होते हैं। और हम लोग क्या होते हैं? हम लोग होते हैं विषमपोषी, परजीवी होते हैं, दूसरे ऊपर निर्भर करते हैं। विषमपोषी में आते हैं मनुष्य। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। दोस्तों हम बता दें चैप्टर 2 में इन कर चुके हैं, चैप्टर 1 के टॉपिक 2। ठीक है, चैप्टर 1 में जो 4 टॉपिक है ना, पोषण, श्वसन, तो हम लोग श्वसन वाले चैप्टर में आ चुके हैं। उसके बाद परिवहन, उसके बाद उत्सर्जन को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने पर पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल। दोस्तों लैक्टिक अम्ल के बारे में याद रखिएगा, ये खिलाड़ियों के मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? क्रैम्प होने लगता है, दर्द होने लगता है। नेक्स्ट है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, यानी पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे होता है? तो रंध्र में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड होता है। निश्वास जब हम लोग छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं, वो होता है निश्वास, और उसमें कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? दोस्तों विघटन होता है। नेक्स्ट है, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। दोस्तों ये भी रिपीटेड प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। दोस्तों कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, ये होगा 40%। नेक्स्ट है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? दोस्तों अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव में। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधे
कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसे श्वसन कहते हैं, ठीक है। और पौधे में हम लोगों का अपोजिट होता है और उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण होता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पेड़ पौधों में, और प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश रहता है। नेक्स्ट है हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री जल और किस कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों जल का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री जल और किस कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी का करता है। दोस्तों इसमें ऑप्शन डी होना चाहिए, डी में होना चाहिए ऑल, सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। कार्बन स्वांगीकरण या प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो होता है सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? दोस्तों ये होता है ग्लूकोज का उपयोग। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? ये ग्लूकोज होगा। नेक्स्ट है पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचता है? तो ये होगा विसरण क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं। दोस्तों मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं तीसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है? परिवहन। परिवहन वाले चैप्टर में आ चुके हैं। प्रश्न है फेफड़े में शुद्ध होने के बाद रक्त हृदय के किस कोष्ठ में लौटता है? दोस्तों ये होगा बायां अलिंद में। नेक्स्ट है जल और खनिज लवण प्रायः किस ऊतक के द्वारा मिट्टी से ऊपर की ओर जाते हैं? मिट्टी से ऊपर की ओर, तो ये दोस्तों जाइलम होगा। जाइलम जो है ना जल का वहन करता है, जो से जाइलम, जो से जल, और फ्लोएम जो है ना बने भोज्य पदार्थ का करता है। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य में रुधिर क्षमता है। दोस्तों मनुष्य में जो रुधिर यानी खून साफ होता है, रक्त साफ होता है, वो होता है बोमेन संपुट में। बोमेन संपुट किस में पाया जाता है? वृक्क में पाया जाता है, किडनी में। नेक्स्ट है रुधिर का तरल माध्यम क्या कहलाता है? दोस्तों ये प्लाज्मा कहलाता है, जो पूरे रक्त का 55 या 60% होता है। नेक्स्ट है ईसीजी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों ईसीजी का पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है हृदय के बेस्मों का शिथिलन क्या कहलाता है? हृदय के बेस्मों का शिथिलन कहलाता है डायस्टोल, डायस्टोल कहलाता है। और अनुशिथिलन पूछेगा तो वो होगा सिस्टोल। नेक्स्ट है एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका विसरण के द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा, विसरण के द्वारा। नेक्स्ट है पानी एवं घुलित, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। दोस्तों ये किसके द्वारा होता है? जाइलम नलिकाओं के द्वारा होता है। जल के बारे में जब भी बात आएगा पौधों में तो ये जाइलम होगा। नेक्स्ट है पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जो होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। नेक्स्ट है स्थानांतरण की बात कर रहा है तो वो सुक्रोज के रूप में होगा, जबकि पौधों में खाद्य पदार्थ जो संचित होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? दोस्तों जाइलम से तो ऊपर की दिशा में होता है। जाइलम नीचे से जल को ऊपर की तरफ लेके जाता है जमीन से पत्तियों तक। और यहाँ फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में क्या होता है? ऊपर और नीचे दोनों होता है, ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए जल तथा घुलनशील लवण का मूल रूम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होता है? दोस्तों ये जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट है रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है, और यदि हीमोग्लोबिन ऑप्शन में नहीं रहे तो लोहा राइट आंसर होगा, लोहा के कारण लाल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? दोस्तों शुद्ध रक्त का जो
शुद्ध रक्त को जो लेके जाता है वो होता है धमनी, और अशुद्ध रक्त को लेके जाता है वो होता है आपका क्या, शिरा। ये दोनों बातों को याद रखिएगा, शुद्ध रक्त धमनी, अशुद्ध रक्त शिरा। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय के वेस्मों का शिथिलन क्या कहलाता है? डायस्टोल कहलाता है शिथिलन, और अनुशिथिलन सिस्टोल कहलाता है। ये प्रश्न अभी हम आपको बताए थे। नेक्स्ट है, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? दोस्तों मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दोस्तों हम लोग आ चुके हैं चौथे टॉपिक पे, यानी फर्स्ट चैप्टर का चौथा जो पार्ट है उस पे आ चुके हैं, परिवहन में। नेक्स्ट है, मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ क्या है? दोस्तों ये है यूरिया। यूरिया है मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ, जो कि मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता है शरीर से। नेक्स्ट है, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? दोस्तों त्वचा में जो है श्वेत ग्रंथि पाया जाता है, जिसके कारण वो उत्सर्जित ग्रंथि कहलाता है। पसीना वगैरह इससे बाहर होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है फेफड़ा से। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? दोस्तों ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। प्राग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? दोस्तों ये रसायन अनुवर्तन है। नेक्स्ट है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, ये उत्सर्जन से संबंधित है। वृक्क जो है रक्त को छानने का काम करता है, यानी उत्सर्जन का काम करता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? दोस्तों नेफ्रॉन की संख्या लगभग 12 लाख होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है NH3। NH3 का मतलब क्या होता है? कल के वीडियो में हम बताए थे, केमिस्ट्री वाले वीडियो में। NH3 का मतलब क्या होता है? दोस्तों आपका क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? देखिए मनुष्य में 2 वृक्क पाए जाते हैं। यदि एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे उत्सर्जन का, तो दूसरा वृक्क के द्वारा उत्सर्जन का कार्य होगा। तो इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। यदि दोनों वृक्क खराब हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो दोस्तों वृक्क अर्थात किडनी, ये आपका किसका है? तो उत्सर्जन का है। नेक्स्ट है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? दोस्तों रेजिन किस प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ है, किस पौधे का? तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा बताइए? रेजिन किसका उत्सर्जी पदार्थ हो जाएगा? चलिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा। चलिए यहाँ हो जाएगा, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? दोस्तों चीड़ का होगा। नेक्स्ट है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। दोस्तों ये होगा, पादप जो है वो पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तकाओं में, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य का वृक्क, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो दोस्तों ये वृक्क है, किडनी। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है तो बोमेन संपुट में। नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? दोस्तों ये कहते हैं वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए अब देखेंगे दोस्तों, वो तीसरा पार्ट का था, उत्सर्जन का था। अब हम लोग आए हैं परिवहन, चौथे पार्ट में परिवहन वाला है। प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? दोस्तों अर्धपारगम्य झिल्ली है कोशिका झिल्ली, और कोशिका भित्ति पारगम्य। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? दोस्तों प्रतिवर्ती चाप ये बनते हैं मेरुरज्जु में। दोस्तों वो जो 4 पार्ट थे ना, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, वो खत्म हो चुके हैं। ये दूसरा चैप्टर है आपके नियंत्रण एवं समन्वय से। ठीक है, मिस्टेक से हमको लगा ये कहाँ का है, परिवहन वाला है। दोस्तों ये नियंत्रण एवं समन्वय वाला जो चैप्टर है 2, वहाँ के ऑब्जेक्टिव हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा मस्तिष्क और मेरुरज्जु। नेक्स्ट है, वृक्क की
संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, अभी हम आपको बताए थे। नेक्स्ट प्रश्न है मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? दोस्तों ये करता है कशेरुकदंड। नेक्स्ट है रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? ये पत्तियों में पाई जाती है रक्षी कोशिकाएं। नेक्स्ट है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? ये उद्दीपन के रूप में। नेक्स्ट है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं नेफ्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो दोस्तों ये होता है मधुमेह, डायबिटीज रोग होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषी अंग है दोस्तों, पत्ती है प्रकाश संश्लेषी अंग। आगे प्रश्न है वह पदार्थ जो तना की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है वो है ऑक्जिन। ऑक्जिन क्या है दोस्तों? ऑक्जिन एक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट है बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय होता है। बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय होता है आपका रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय। नेक्स्ट है पौधों में पत्तियों तथा फूलों के गिरने को कौन हार्मोन नियमित करता है? दोस्तों ये होगा एब्सिसिक एसिड। ठीक है, पौधों में पत्तियों तथा फूलों के गिरने को कौन हार्मोन नियमित करता है? एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, अंकुरित हुए बीजों की वृद्धि के अग्रभाग पर उत्पन्न होता है ये ऑक्जिन्स। नेक्स्ट है किस हार्मोन से तने की चोटी की कोशिकाओं में विभाजन होता है और पौधे लंबा होता है? तो ये होता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन के कारण पौधे की लंबाई बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑक्जिन है। ऑक्जिन क्या है दोस्तों? ऑक्जिन एक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र किस ऊतक से बना होता है? तंत्रिका तंत्र जो है ये तंत्रिका ऊतक से बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रियाएं किस अंग के द्वारा संपन्न होती है? ये मेरुरज्जु के द्वारा संपन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है लैंगरहैंस की दुपिकाएं उपस्थित होती है? ये होती है अग्नाशय या पैंक्रियाज में। नेक्स्ट है मास्टर ग्रंथि कहलाता है। दोस्तों मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। नेक्स्ट है ADH हार्मोन कौन स्रावित करता है? दोस्तों पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि करता है ADH हार्मोन स्रावित। दोस्तों ये पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि होता है ये, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि होता है, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यहीं पे जो है ना सारे बुद्धि जमा होते हैं। नेक्स्ट है नर हार्मोन है। दोस्तों नर हार्मोन कौन सा होगा? दोस्तों टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है, जबकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये मादा हार्मोन है। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथि है। दोस्तों थायराइड, वृषण, एड्रिनल ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क में विकसित होता है। मनुष्य के मस्तिष्क में विकसित होता है सेरेब्रम। नेक्स्ट है मस्तिष्क के बाहरी झिल्ली को कहते हैं, बाहरी झिल्ली को कहते हैं ड्यूरामेटर। मस्तिष्क के सबसे बाहरी झिल्ली को कहते हैं ड्यूरामेटर। नेक्स्ट है मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? ये 31 होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट है इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? दोस्तों एथिलीन हार्मोन फल पकाने के लिए जिम्मेदार होते हैं प्राकृतिक रूप से, जबकि कृत्रिम रूप से पूछे कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए कौन जिम्मेदार है? वो होता है एसिटिलीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति को नियंत्रित करता है? दोस्तों ये होता है मेडुला, याद रखिएगा मेडुला मस्तिष्क का ही भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है? दोस्तों बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम होता है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। नेक्स्ट है एड्रोजन। एड्रोजन क्या है? दोस्तों एड्रोजन एक नरलिंग हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन भी एक नरलिंग हार्मोन है, याद रखिएगा। दो हार्मोन एड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है, जबकि एस्ट्रोजन बोलेगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो वो मादा हार्मोन है। ये आ गया प्रश्न मादा हार्मोन का। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा, और अंडाशय किस में पाया जाता है? तो मादा में पाया जाता है अंडाशय। वृषण किस में पाया जाता है? तो पुरुषों में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एस्ट्रोजन है एस्ट्रोजन, और यहाँ पे है एड्रोजन।
एड्रोजन जो है आपका हो जाएगा नरलिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन हो जाएगा मादा। याद रखिएगा ये अंडाशय द्वारा स्रावित होता है, अंडा से मादा में ही तो पाया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? दोस्तों हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, ऑक्जिन क्या है? दोस्तों ये पादप हार्मोन है। ऑक्जिन क्या है? पादप हार्मोन है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा पादप हार्मोन है? दोस्तों पादप हार्मोन कौन सा है? तो ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। दोस्तों आपका ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड ये सभी पादप हार्मोन हैं। नेक्स्ट है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्टिक दरार, बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। ऑप्शन डी ये सभी के लिए, ये सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। नेक्स्ट है वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावित ग्रंथि का क्या नाम है? दोस्तों ये होगा एड्रिनल ग्रंथि। और ये पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है? दोस्तों ये है, इसे क्या कहते हैं बताइए? मास्टर ग्रंथि। नेक्स्ट है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होता है? ये उद्दीपन के रूप में संचित होता है। ये प्रश्न पीछे भी हम आपको बताए थे। नेक्स्ट है अनुमस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है? तो ये होता है संतुलन बनाने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। मस्तिष्क का ही एक भाग है अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट है एक नर हार्मोन है। दोस्तों नर हार्मोन कौन सा है? तो अभी हम आपको बताए थे टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है, जबकि ये जो एस्ट्रोजन है ना ये मादा हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। दोस्तों क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट जो बाद में क्या बन जाता है? शिशु बन जाता है। दोस्तों ये हम लोग इन कर चुके हैं जीव जनन कैसे करते हैं चैप्टर 4 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ये चैप्टर 3 होगा, ठीक है। चैप्टर 2 थे, अभी हम आपको बताएं कौन सा? नियंत्रण एवं समन्वय। ये चैप्टर 3 का है, जीव जनन कैसे करते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट, जो बाद में शिशु बन जाता है। नेक्स्ट है स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकल जाता है? दोस्तों ये प्रत्येक 28वें दिन में बाहर निकलता है। दोस्तों स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? दोस्तों ये आपका हो जाएगा 28वें दिन या फिर 14वें दिन। दोस्तों ये 28 दिन में होता है ना मासिक चक्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? दोस्तों टाइफाइड नहीं है। नेक्स्ट को देखिए, जब डीएनए की नई प्रतिकृति कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती है तब कोशिका मर जाती है। नेक्स्ट है आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, ये होता है डीएनए के अणु में। नेक्स्ट है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में। नेक्स्ट प्रश्न है ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो ये कवक का है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव में मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, अर्थात पुरुष का होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है शुक्रवाहिका ये होगा। ये शुक्रवाहिका है, इसी के माध्यम से शुक्राणु बाहर निकलते हैं वृषण से। दोस्तों अंडाशय, गर्भाशय, डिम्बवाहिनी ये तीनों मादा जनन तंत्र के भाग है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों गुणसूत्र पाए जाते हैं कोशिका के केंद्र में। नेक्स्ट है डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग क्या है? दोस्तों पुष्प के केंद्र में मादा जननांग होता है स्त्री केसर। स्त्री मतलब क्या होता है? स्त्री मतलब मादा, तो मादा जननांग हो गया स्त्री केसर। पुंकेसर क्या होगा? पुंकेसर होगा आपका क्या? नर जननांग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, फूल में पौधे के नर भाग का नाम क्या है? नर भाग अभी आपको बताएं पुंकेसर होता है नर भाग। चलिए नेक्स्ट है यौवन की आयु क्या होती है? यानी एक होता है ना यौवन, युवा पीढ़ी, वो कितने साल में आ जाते हैं? वो 10 से 12, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंडोत्सर्ग कब होता है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका 12 से 14 दिन के बाद।
जिसे रजोधर्म कहते हैं। दोस्तों अभी जो हम आपको ऊपर में बताए थे एक प्रश्न, ठीक है, एक अंडाणु कितने दिनों के बाद बाहर निकलता है, उसमें 14 दिन था, वो 14 ऑप्शन बी वाला सही होता इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और वो जो मासिक चक्र होता है वो होता है आपका 28 दिन में। नेक्स्ट है अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है बीजाणु के द्वारा। दोस्तों हम आपको एक बार उस प्रश्न को दिखा देते हैं, अभी जस्ट आपको बताए थे, इस प्रश्न को एक बार देख लीजिए। ये प्रश्न ये प्रश्न को देखिए, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु, तो ये 14वें दिन सही आंसर था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों कहाँ पर थे हम, डीएनए का फुल फॉर्म हो गया था, फूल के नर ये हो गया था, ये भी हो गया था। चलिए ये प्रश्न को देखिए, अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है, दोस्तों बीजाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट है अमीबा तथा बैक्टीरिया में अलैंगिक प्रजनन की सबसे सामान्य विधि क्या है, दोस्तों ये है आपका विभाजन विधि। ये क्या करते हैं, अपने शरीर के भाग को ही विभाजित करके एक नए जीव बना देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है किसमें, तो ईस्ट में होता है। दोस्तों ईस्ट में पहली बात अलैंगिक जनन होता है, किस विधि के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक क्रिया जाति को कायम रखने के लिए आवश्यक है, यानी जाति को बनाए रखने के लिए क्रिया करना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन या प्रजनन आवश्यक है, नहीं तो फिर क्या होगा, जाति लुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन द्विलिंगी जंतु है, दोस्तों केंचुआ, फीता कृमि, हाइड्रा, ये सभी द्विलिंगी जीव है। नेक्स्ट है प्रजनन की किस विधि में नर युग्मक और मादा युग्मक भाग लेते हैं, ठीक है, मादा युग्मक और नर युग्मक भाग लेते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं, तो दोस्तों लैंगिक प्रजनन कहते हैं, जिसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट है शुक्राणु कहाँ परिपक्व होते हैं, दोस्तों शुक्राणु वृष्ण में परिपक्व होते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों शुक्राणु वृष्ण में ही बनते हैं और ये पुरुष में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है किस जंतु में लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन दोनों होते हैं, तो दोस्तों ये हाइड्रा में लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है शुक्राणु के मध्य भाग में होता है, शुक्राणु के मध्य भाग में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है शुक्रवाहिका जोड़ती है, शुक्रवाहिका जोड़ती है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसमें दो ही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा, अधिवृष्ण और शुक्राशय को। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है शुक्रवाहिका, यहाँ है शुक्राशय, अधिवृष्ण ये वृष्ण से संबंधित है। चलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह स्थान क्या है, दोस्तों शुक्राणु का जो स्थान होता है उसे कहते हैं एपिडाइडीमिस, लेकिन ये बनता है वृष्ण में। नेक्स्ट है मनुष्य में निषेचन का स्थान है, दोस्तों मनुष्य में निषेचन कहाँ पे होता है, दोस्तों अंडवाहिनी में होता है, जो कि महिलाओं में पाया जाता है अंडवाहिनी। नेक्स्ट प्रश्न है नर में ऑपरेशन की विधि जिसके द्वारा परिवार नियोजन होता है क्या कहलाता है, दोस्तों ये कहलाता है आपका नर में ऑपरेशन की विधि। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर है ये गलत है दोस्तों, ये हो जाएगा बेसेक्टोमी, बेसेक्टोमी कहलाता है नर में, और महिला में क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी, महिला नसबंदी ट्यूबोक्टोमी कहलाता है, और नर में बेसेक्टोमी कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे आंसर गलत था। नेक्स्ट प्रश्न है किस संरचना के द्वारा गर्भ पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त करता है, दोस्तों ये कहलाता है आपका प्लेसेंटा। जो शिशु होता है माँ के पेट में, वो जो भोजन प्राप्त करता है पोषण, इस प्रक्रिया को कहते हैं प्लेसेंटा। नेक्स्ट प्रश्न है प्लेसेंटा के माध्यम से भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट है किसमें मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है, दोस्तों ईस्ट में होता है। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, दोस्तों प्रागकोश कहते हैं, पुंकेसर के अग्रभाग को प्रागकोश कहते हैं। नेक्स्ट है कौन अलैंगिक जनन की विधि है, दोस्तों विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, ये सभी क्या हैं, ये सभी अलैंगिक जनन की विधि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रागकोश में पाए जाते हैं, ये होगा प्रागकण, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, अंडाशय कहते हैं स्त्री केसर के आधारीय भाग को। नेक्स्ट है पुंकेसन के अग्रभाग को क्या कहते हैं, दोस्तों ये प्रागकोश कहते हैं।
नेक्स्ट है निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो दोस्तों निषेचन की क्रिया जो होती है पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होता है, पेड़ पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है निषेचन की क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है फल बनाती है। नेक्स्ट है बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है, ये बीजा आवरण बनाती है, बीज आवरण बनाती है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में, दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में आ चुके हैं, चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन काल में पृथ्वी के वातावरण में कौन सी गैस नहीं थी? दोस्तों कौन सी गैस नहीं थी? ऑक्सीजन नहीं थी। नेक्स्ट है लिंग निर्धारण में शुक्राणु या डिंब में किसकी भूमिका होती है? दोस्तों ये शुक्राणु की भूमिका होती है। और पुरुषों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो XY पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मेंडल ने मटर के पौधों में किन विभिन्न विकल्पी लक्षणों को चयनित किया था? दोस्तों ये गोल और मटर के पौधों पर किया था। नेक्स्ट है पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? दोस्तों पुरुषों में जो होता है, पुरुषों में होता है XY गुणसूत्र और महिलाओं में होता है XX गुणसूत्र। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? दोस्तों उभयलिंगी जंतु नहीं है, ये मछली नहीं है। और उभयलिंगी केंचुआ, हाइड्रा, कृमि ये सभी उभयलिंगी अर्थात द्विलिंगी जीव है, मछली एक लिंगी है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जन्नांग क्या है? पुष्प के केंद्र में मादा जन्नांग जो होता है वो होता है स्त्री केसर। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? दोस्तों मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट होते हैं नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं? दोस्तों 30,000 से 40,000 तक जीन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चे के लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो दोस्तों पिता के Y गुणसूत्र पर निर्भर करता है, पिता के Y गुणसूत्र पर, ना कि माँ के। नेक्स्ट है मेंडल के कारकों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है जीन के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए उस पौधे का नाम बताइए, उस पौधे का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किया था। तो वो था आपका मटर का पौधा। और दोस्तों याद रखिएगा मटर का पौधा क्या है? तो मटर का पौधा साग है, साग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका में सूचना तंत्र कहाँ होता है? दोस्तों ये होता है कोशिका के DNA में। नेक्स्ट प्रश्न है उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? दोस्तों उभयलिंगी जंतु मछली नहीं है, अभी जस्ट आपको बताए थे। नेक्स्ट प्रश्न है पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जन्नांग कौन सा है? मादा जन्नांग अर्थात स्त्री केसर, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? दोस्तों ये जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। नेक्स्ट है समजात अंगों के उदाहरण है। दोस्तों समजात अंगों के उदाहरण क्या होते हैं? दोस्तों ये समजात अंगों के उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात। दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा, आप एक बार रीड कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन एक अवशेषी अंग नहीं है? दोस्तों उपजीवा, उपजीवा अवशेषी अंग नहीं है। नेक्स्ट है मेंडल ने मटर के कुल पौधे कि कुल कितने जोड़े विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? दोस्तों 7 जोड़े। नेक्स्ट प्रश्न है किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? अभी हम आपको बताए थे जीनोटाइप। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था? दोस्तों मटर का पौधे का प्रयोग किया था। और मटर क्या है? तो एक साग है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? दोस्तों ये आनुवंशिकी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध किससे है? दोस्तों ये चिंपैंजी से है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए पक्षी तथा चमगादड़ के पंख क्या होते हैं? ये असमजात अंग होते हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर हमारा पर्यावरण। पहला प्रश्न है एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी द्वारा निर्माण होता है द्विपोषी स्तर का। नेक्स्ट है सभी शाकाहारी जंतुओं को कहते हैं, सभी शाकाहारी जंतुओं को कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जो घास को खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। और जो घास होते हैं, पेड़ पौधे, वो होते हैं उत्पादक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जल में देखना है। तो दोस्तों ऑप्शन बी को देखिए, जल में जो शैवाल होता है उसको जलीय कीट खा जाता है और जलीय कीट को मछली खा जाता है। ये एक सही आहार
श्रृंखला है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? दोस्तों उपभोक्ता जंगली जानवर हो जाएगा। उपभोक्ता किसे कहेंगे? जो घास खाते हैं, पेड़ पौधा खाते हैं, वो होगा उपभोक्ता। नेक्स्ट है उच्चतम श्रेणी। उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता को निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उपभोक्ता माना जाता है? तृतीयक उपभोक्ता माना जाता है। नेक्स्ट है तृतीयक उपभोक्ता में मांसाहारी आ जाएंगे। नेक्स्ट है कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? दोस्तों आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? यहाँ ध्यान से देखिए, घास बकरी खा जाएगी और बकरी को मानव खा जाएगा। तो दोस्तों ये एक सही आहार श्रृंखला है। इसमें जो घास है ये घास हो जाएगा उत्पादक, बकरी हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता और मानव हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, मनुष्य एवं तिलचट्टा किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं? तो ये होते हैं सर्वाहारी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन है? दोस्तों तृतीयक उपभोक्ता है मैदान में मेढक। नेक्स्ट है एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन होते हैं। हिरन क्या होते हैं? हिरन प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं क्योंकि ये घास खाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध होता है वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट है किसी पारितंत्र के जैव घटक होते हैं। जैव घटक होते हैं आपके पौधे एवं मृदा। पौधे एवं मृदा होते हैं जैव घटक। नेक्स्ट प्रश्न है डेंगू उत्पन्न। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? ये साफ जल में रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमेशा किसी आहार श्रृंखला का प्रारंभ किसके द्वारा होता है? ये उत्पादक से होता है, पेड़ पौधों से ही शुरू होता है। नेक्स्ट है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलीज मच्छर किस तरह के जल में रहता है? दोस्तों ये गंदा जल में रहता है। नेक्स्ट है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? ये एक दिशा में होता है। नेक्स्ट है कौन एक आहार श्रृंखला बना सकता है? दोस्तों आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए, घास को कौन खाएगा? बकरी। बकरी को कौन खाएगा? मनुष्य। तो ये एक आहार श्रृंखला है, ठीक है। जबकि ऑप्शन ए को देखिए, घास को मछली खाएगा और मछली को मेढक, ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन पर्यावरणीय मित्र का उदाहरण है? यानी आप पर्यावरण मित्र कब कहलाएंगे? जब बाजार जाते समय कपड़े का थैला लेके जाएंगे, पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बल्ब पंखे को बंद कर देंगे। नेक्स्ट है माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने की बजाय विद्यालय खुद पैदल जाएंगे। तो ये सभी पर्यावरण के मित्र हो जाएंगे, मित्र के लक्षण हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है सही आहार श्रृंखला है। दोस्तों फिर से आपको आहार श्रृंखला बताना है। देखिए घास को कौन खाएगी? हिरन खाएगी घास को। उसका हिरन को कौन खा जाएगा? शेर खा जाएगा। इस तरीके से ये क्या हो गया? आहार श्रृंखला हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित समूहों में से कौन जैव निम्नकरणीय पदार्थ है? दोस्तों जैव निम्नकरणीय पदार्थ क्या होता है? जो सड़ गल कर समाप्त हो जाए, ठीक है, वो जैव होगा, जैव निम्नकरणीय पदार्थ। और जो सड़ गल करके समाप्त नहीं होगा वो होगा अजैव निम्नकरणीय पदार्थ। अब ऑप्शन को आप ढूंढ लीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन सी में देखिए, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, ये सभी जैव निम्नकरणीय पदार्थ है क्योंकि ये गल सड़ जाएंगे। जबकि घास, पुष्प ये तो गल जाएंगे, लेकिन चमड़ा का थैला, चमड़ा नहीं गलेगा, ये हो जाता अजैव। बाकी ऑप्शन में सभी अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है। ऑप्शन सी जैव था, जैव निम्नकरणीय पदार्थ। नेक्स्ट प्रश्न है अजैव तथा जैव घटकों से बनी दुनिया को क्या कहते हैं? दोस्तों ये कहते हैं पर्यावरण। अजैव मतलब सभी निर्जीव और जैव सभी सजीव। निर्जीव और सजीव से मिलकर बना है हमारा पर्यावरण। नेक्स्ट है कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं हैं? जैविक घटक कहने का मतलब आप जो जीवित नहीं हो। दोस्तों ये वायु हो जाएगा, जैविक घटक नहीं है। जबकि मनुष्य जीवित जैविक घटक है, जंतु, पौधे ये सभी सजीव होते हैं। जो सजीव होंगे उसे जैविक घटक कहेंगे और नहीं तो उसे अजैविक कहेंगे, निर्जीव को। नेक्स्ट है विभिन्न मानव गतिविधियों द्वारा होता है पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो रहा है। यानी दिन प्रतिदिन हम लोग क्या कर रहे हैं? वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें एक उत्पादक है। उत्पादक कहने का मतलब क्या होगा? पेड़ पौधे। ऑप्शन सी सही होगा। उत्पादक पहले स्थान पर आते हैं और सभी उसी पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है जीव मंडल में ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? ऊर्जा का मूल स्रोत है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है कौन किसी पारिस्थितिकी तंत्र का जैव घटक हो सकता है? जैव घटक हो सकता है दोस्तों ये कवक होगा, ठीक है, कवक हो सकता है, बाकी नहीं होगा, ठीक है।
क्योंकि कुछ कवक जीवित भी होते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम आपको पिछले केमिस्ट्री वाले वीडियो में भी बताए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में संपादित होने वाली मूल क्रियाएं हैं। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर बताइए, मूल क्रियाएं क्या क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन डी होगा ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, जीव मंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? दोस्तों ये कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? एजी टांसले ने दिया था 1935 में। नेक्स्ट है, ये जो शब्द है ना, ये शब्द किसने दिया था? एजी टांसले ने दिया था। नेक्स्ट है उपभोक्ता है। दोस्तों उपभोक्ता कौन होगा? हिरन होगा। हिरन उपभोक्ता है, जो पेड़ पौधों को यानी घास को खाते हैं वो उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट है हरे पौधे कहलाते हैं, और ये हरे पौधे उत्पादक होते हैं। उत्पादक को खाने वाले उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता को खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? दोस्तों प्राकृतिक होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो तालाब है ना, ये प्राकृतिक होता है। फुलवाड़ी मानव निर्मित, कृषि मानव निर्मित, और ये भी मानव निर्मित होता है। नेक्स्ट है कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? दोस्तों भूमिगत जल का उदाहरण है आपका, ये हो जाएगा भूमिगत जल। दोस्तों यहाँ पे तालाब सही आंसर होगा, ठीक है, तालाब होगा भूमिगत जल, और ये कुआं भी होगा। दोस्तों यहाँ पे बी और सी दोनों हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, घास के मैदान वाले पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखलाओं की संख्या कितनी है? बताइए कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन डी 5 हो सकता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटकों के जीवाणु एवं कवकों को कहते हैं। दोस्तों ये कहते हैं, ये सभी हो जाएगा, अपमार्जक हो जाएगा, अपघटनकर्ता हो जाएगा। आगे बोला इनमें से कौन मुर्दाखोर है? दोस्तों एक बार देख लीजिए मुर्दाखोर कौन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका चील, सियार, कौवा, गिदर, ये सभी होते हैं मुर्दाखोर। नेक्स्ट है कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक प्रक्रम के द्वारा। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये जैविक प्रक्रम अर्थात जैव निम्नकरणीय पदार्थ, सूखे घास पत्ते जो सड़ गल जाएंगे। बाकी ये सभी नहीं गलेंगे तो ये अजैविक हो जाएंगे अर्थात अजैव निम्नकरणीय पदार्थ। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं आपके शाकाहारी अर्थात हिरन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कोलिफॉर्म किसका समूह है? दोस्तों ये जीवाणु का हो जाएगा। बड़े बड़े बांधों से होता है। दोस्तों बड़े बड़े बांधों से क्या होता है? सिंचाई की व्यवस्था। नेक्स्ट है गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये 1985 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों ये सूर्य है। नेक्स्ट है कौन सा जैव निम्नकरणीय पदार्थ है? बताइए, बहुत बार बता चुके हैं, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वन संरक्षण का उपाय है, तो कैसे कर सकते हैं वन का संरक्षण? ये ऑप्शन में जो है ये सभी करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वन को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है ओजोन परत पाई जाती है। दोस्तों ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, और ओजोन का सूत्र O3 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों कल वाले केमिस्ट्री वाले वीडियो में हम बताए थे स्वच्छ जल का पीएच मान 7 होता है, बराबर 7, उदासीन होता है। नेक्स्ट है कौन अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है? बताइए, ये सब आसान प्रश्न है। कौन प्राकृतिक संसाधन है? एक बार देख लीजिए। और ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? दोस्तों ओजोन का सूत्र होता है O3, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु होंगे, ऑप्शन सी सही होगा। आगे ये सभी प्रश्न है, ठीक है, ये सभी हम बता भी दिए, आप इसको देख भी सकते हैं एक बार। चलिए एक बार देख लीजिए इन सभी प्रश्नों को। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? दोस्तों ये सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, गुजरात में, याद रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कौन प्राकृतिक संसाधन है? चिपको आंदोलन 1970 में हुआ था, कल भी बताए थे, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये सभी प्रश्न रहा आज के लिए, बस इतना ही। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम लाएंगे मैथ का